कभी आपने गौर किया है, कमरे में 10 लोग बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक इंसान चुप होता है, अचानक सबकी नज़र उसी पर जाने लगती है। उसने कोई शानदार भाषण नहीं दिया, उसने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी इंटेलिजेंस साबित करने के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। फिर भी लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसकी राय जानना चाहते हैं। और सबसे अजीब बात, कई बार लोग उसे बिना किसी पद, बिना किसी अथॉरिटी और बिना किसी इंट्रोडक्शन के ही लीडर मानने लगते हैं। अब सोचिए, अगर लीडरशिप हमेशा बोलने, आदेश देने और खुद को सबसे ज्यादा दिखाने का नाम नहीं है, तो फिर असली लीडरशिप आखिर आती कहां से है? शायद उस जगह से जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं, खामोशी से। एक लड़का था जिसका नाम मान लो आरव। स्कूल में जब भी कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होता, आरव सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। उसके दोस्त अक्सर उससे कहते, भाई तू इतना चुप क्यों रहता है? अगर अपनी बात नहीं रखेगा तो लोग तुझे नोटिस कैसे करेंगे? और आरव भी यही मानता था कि अगर उसे रिस्पेक्टेड बनना है तो उसे हर डिस्कशन में अपनी ओपिनियन देनी होगी, हर आर्ग्यूमेंट में अपनी बात साबित करनी होगी और हर मौके पर यह दिखाना होगा कि वह कितना स्मार्ट है। इसलिए मीटिंग्स में वह जल्दी जल्दी बोलता, दूसरों की बात बीच में काट देता, और जब कोई उससे डिसएग्री करता तो वह तुरंत अपनी बात डिफेंड करने लगता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा वह खुद को साबित करने की कोशिश करता, उतना ही कम लोग उसे सीरियसली लेते। फिर एक दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। पूरी टीम उलझी हुई थी। हर कोई बोल रहा था, हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा था, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा था। आरव भी कुछ कहने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। इस बार उसने बस सबकी बातें सुनी। कौन किस बात से परेशान है, किसके पास कौन सी स्ट्रेंथ है, कहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वह चुपचाप ऑब्जर्व करता रहा। लगभग 10 मिनट तक उसने एक शब्द नहीं कहा। फिर जब बाकी लोग थककर शांत हुए, आरव ने सिर्फ इतना पूछा, अगर हम सबके आइडियाज को जोड़ दें तो क्या प्रॉब्लम का एक हिस्सा अपने आप सॉल्व हो सकता है? कमरे में अचानक शांति छा गई। लोगों ने उसकी तरफ देखा। किसी ने उसकी बात को चैलेंज नहीं किया, बल्कि पहली बार लोग उसकी बात सुनने लगे। यही पहला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, द साइलेंट लीडर। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा चुप रहना है या जानबूझकर मिस्टीरियस बनने का नाटक करना है। असली बात यह है कि जब हर कोई अपनी आवाज सुनाने में लगा हो, तब जो इंसान बिना घबराए सुन सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और सही समय पर बोल सकता है, उसकी बात का साइकोलॉजिकल वेट बढ़ जाता है। क्योंकि इंसानी दिमाग अक्सर उस व्यक्ति को ज्यादा कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट मानता है जिसे हर खाली जगह को शब्दों से भरने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपने शायद यह भी देखा होगा कि किसी डिस्कशन में जो इंसान लगातार बोलता रहता है, उसकी बातें कुछ देर बाद बैकग्राउंड नॉइज जैसी लगने लगती हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर 10 मिनट चुप रहने के बाद एक मीनिंगफुल बात कह दे, तो अचानक सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस क्रिएट्स स्पेस, और उस स्पेस में लोगों का दिमाग खुद सवाल बनाने लगता है। ये क्या सोच रहा है? इसने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा? शायद इसके पास कोई अलग पर्सपेक्टिव है। ध्यान दीजिए, यहां कोई जादू नहीं हो रहा, यह परसेप्शन का खेल है। लेकिन इस ट्रिक की सबसे बड़ी ताकत साइलेंस में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में है। क्योंकि चुप रहना आसान तब है जब आपके पास कहने को कुछ ना हो। असली स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब आपके पास बहुत कुछ कहने को हो, फिर भी आप डिसाइड कर सकें कि अभी बोलना जरूरी है या नहीं। एक मैच्योर लीडर हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देता, हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट नहीं करता, हर डिसएग्रीमेंट को बैटल नहीं बनाता। वह पहले समझता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। और यही छोटी सी आदत धीरे धीरे लोगों की नजर में उसकी पर्सनैलिटी बदल देती है। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है। कोई मजाक करे तो जवाब, कोई क्रिटिसाइज करे तो डिफेंस, कोई डिसएग्री करे तो आर्ग्यूमेंट। दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनता है, कुछ सेकंड रुकता है और फिर शांत होकर जवाब देता है। जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन लोगों को वह ज्यादा स्टेबल महसूस हो सकता है।
और लीडरशिप की परसेप्शन में स्टेबिलिटी बहुत पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क है। साइलेंट लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इग्नोर करें, एटीट्यूड दिखाएं या जानबूझकर मिस्टीरियस बने। अगर आपकी चुप्पी दूसरों को अनकंफर्टेबल करने के लिए है तो वह लीडरशिप नहीं, मैनिपुलेशन बन सकती है। लेकिन अगर आपकी चुप्पी आपको बेहतर सुनने, बेहतर सोचने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है तो वही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगली बार जब किसी कॉन्वर्जेशन में आपको लगे कि आपको तुरंत कुछ बोलना है, बस एक पल रुकिए, सामने वाले की पूरी बात सुनिए। अपने मन से ये प्रेशर हटाइए कि मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा वरना लोग मुझे वीक समझेंगे। शायद आपको कुछ कहने की जरूरत ही ना हो, और अगर कहने की जरूरत हो तो ऐसा कुछ कहिए जो कॉन्वर्जेशन को आगे ले जाए, सिर्फ आपकी प्रेजेंस को नहीं। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता है वह अक्सर दूसरों को अपनी इनसिक्योरिटी दिखा देता है। लेकिन जो इंसान खुद पर इतना भरोसा रखता है कि उसे हर पल अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसकी प्रेजेंस को अलग तरह से महसूस करने लगते हैं। अब जरा एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां दो लोग किसी ग्रुप में नए नए आए हैं। दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों कैपेबल हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पूरा ग्रुप एक को मैच्योर और दूसरे को बस अपनी बात मनवाने वाला समझने लगता है। फर्क उनकी इंटेलिजेंस में नहीं था, फर्क था उनके रिएक्शंस में। एक इंसान हर सिचुएशन को तुरंत गुड या बैड, राइट या रॉन्ग, मेरे पक्ष में या तुम्हारे पक्ष में बांट देता था। दूसरा इंसान थोड़ी देर रुकता था और कहता था, पहले देखते हैं असल में हुआ क्या है। सुनने में यह बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन लोगों के दिमाग में इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसे हम यहाँ द न्यूट्रल बायस कह सकते हैं। यानी किसी सिचुएशन को तुरंत जज करने के बजाय पहले न्यूट्रल पोजीशन से देखना। मान लीजिए आपकी टीम में किसी ने कोई गलती कर दी, बाकी लोग तुरंत बोलने लगते हैं, इससे हमेशा ऐसी ही मिस्टेक्स होती हैं, इसे काम ही नहीं आता, इसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। अब अगर आप भी उसी इमोशन में बहकर उस व्यक्ति पर हमला करने लगते हैं तो आप भी क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत होकर पूछते हैं, एक मिनट पहले समझते हैं कि मिस्टेक हुई कहाँ है, तो अचानक आपकी पोजीशन बदल जाती है। आप किसी के पक्ष में भी नहीं हैं और किसी के खिलाफ भी नहीं। आप प्रॉब्लम के ऊपर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। और यहीं से लोगों की परसेप्शन में एक सटल शिफ्ट शुरू होता है, क्योंकि इंसान नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है। उसे जल्दी फैसला करना पसंद है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। लेकिन जो व्यक्ति इमोशनल क्राउड के बीच भी तुरंत किसी साइड में जंप नहीं करता, वह दूसरों को अधिक बैलेंस्ड और थॉटफुल दिखाई दे सकता है। उसे देखकर लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति प्रेशर में भी अपना जजमेंट नहीं खोता, और यही क्वालिटी लीडरशिप में बहुत वैल्यूएबल होती है। एक कहानी सुनिए। एक स्कूल ग्रुप में दो दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। एक ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उसका काम खराब किया। पूरा ग्रुप तुरंत दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग एक दोस्त के साथ थे, कुछ दूसरे के साथ। माहौल इतना टेंस हो गया कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी आरव ने कहा, हम अभी ये डिसाइड क्यों कर रहे हैं कि कौन सही है? पहले दोनों की पूरी बात सुन लेते हैं। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, उसने दोनों को बोलने दिया। फिर उसने फैक्ट्स को अलग किया और इमोशंस को अलग। कुछ मिनट बाद पता चला कि जिस बात को लेकर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वह असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब ध्यान दीजिए, आरव ने कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं दी थी, उसने किसी को हराया भी नहीं। लेकिन उस मोमेंट के बाद जब भी ग्रुप में कोई डिसएग्रीमेंट होता, लोग उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह एक्साइटमेंट में फैसला नहीं करेगा, वह पहले सिचुएशन को समझेगा। यही न्यूट्रल बायस की असली ताकत है। जब बाकी लोग रिएक्शन दे रहे हों, आप रिस्पॉन्स दें। जब बाकी लोग लेबल लगा रहे हों, आप सवाल पूछें। जब बाकी लोग किसी एक साइड को पकड़ चुके हों, आप फैक्ट्स को देखने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा न्यूट्रल ही रहना है।
अगर कोई चीज साफ तौर पर गलत है तो गलत को गलत कहना जरूरी है। न्यूट्रलिटी का मतलब ट्रूथ से भागना नहीं है। इसका मतलब है ट्रूथ तक पहुंचने से पहले इमोशन को ड्राइवर सीट पर न बैठने देना। और यही चीज आपकी पर्सनालिटी को क्वाइटली पावरफुल बना सकती है। क्योंकि जब लोग जानते हैं कि आप हर छोटी बात पर किसी के खिलाफ नहीं हो जाते, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल नहीं लेते और हर डिसएग्रीमेंट को ईगो बैटल नहीं बनाते, तो आपकी बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। लोग यह महसूस करने लगते हैं कि अगर यह इंसान किसी बात को सही कह रहा है तो शायद उसने उसे सोच समझकर कहा होगा। लेकिन इस ट्रिक का एक और डीप लेवल है। न्यूट्रल रहने से सिर्फ दूसरे लोग आपको मैच्योर नहीं समझते, आप खुद भी बेहतर डिसीजंस लेने लगते हैं। क्योंकि जब आपका माइंड किसी कंक्लूजन से पहले ही इमोशनली अटैच नहीं होता, तब आप नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा खुले रहते हैं। आप अपनी गलती भी देख सकते हैं और शायद यही सबसे कठिन लीडरशिप स्किल है, अपने ओपिनियन से इतना प्यार न करना कि ट्रूथ दिखाई देना बंद हो जाए। इसलिए अगली बार जब कोई आपके सामने किसी तीसरे इंसान की शिकायत लेकर आए, तुरंत फैसला मत कीजिए। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे, तुरंत खुद को डिफेंड मत कीजिए। जब कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो, तुरंत विनर बनने की कोशिश मत कीजिए। बस खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी जो सोच रहा हूं वह फैक्ट्स की वजह से है या सिर्फ इमोशन की वजह से? क्योंकि जिस दिन आपने अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन आपने अपनी प्रेजेंस पर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को लीड करना नहीं है, सबसे पहले अपने माइंड को लीड करना है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही पावरफुल नहीं लगते, लेकिन कुछ समय बाद जब लोग उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो महसूस करते हैं इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। और ट्रस्ट लीडरशिप की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। कभी कभी जिंदगी में सबसे पावरफुल मूव आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि एक कदम पीछे हटना होता है। सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा कोशिश करता है वही जीतता है। लेकिन लोगों को लीड करने के मामले में एक अलग साइकोलॉजी काम करती है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने, हर डिसीजन में अपनी प्रेजेंस दिखाने और हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी लीडरशिप को नहीं, आपकी डिपेंडेंसी को नोटिस करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप सही समय पर थोड़ा पीछे हटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देते हैं और उन्हें स्पेस देते हैं कि वे खुद सोचें, उसी दिन आपकी इन्फ्लुएंस एक अलग लेवल पर जा सकती है। मान लीजिए एक टीम किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। टीम का सबसे कैपेबल इंसान हर छोटी चीज खुद करने लगता है। कौन क्या करेगा, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, कौन सा आइडिया अच्छा है, किससे कब बात करनी है, वह हर चीज डिसाइड करता है। शुरुआत में सबको लगता है वाह कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान है। लेकिन कुछ समय बाद एक समस्या पैदा होती है। बाकी लोग खुद डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं। उन्हें हर छोटी बात के लिए उसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अब वह लीडर तो बन गया, लेकिन उसकी टीम इंडिपेंडेंट नहीं रही। और जिस दिन वह मौजूद नहीं होगा, पूरी सिस्टम कमजोर पड़ जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन देखिए। एक व्यक्ति अपनी टीम को डायरेक्शन देता है, लेकिन हर कदम खुद कंट्रोल नहीं करता। वह कहता है घोयल ये है, अब तुम लोग डिसाइड करो कि इसे बेस्ट तरीके से कैसे अचीव किया जाए। शुरुआत में शायद टीम थोड़ी कंफ्यूज्ड हो, कुछ मिस्टेक्स भी हों, लेकिन धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं, डिसीजंस लेने लगते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना वह व्यक्ति कंट्रोल छोड़ता है, उतना ही उसकी लीडरशिप मजबूत होती जाती है। इसी आइडिया को हम स्ट्रैटेजी विथड्रॉवल कह सकते हैं। इसका मतलब गायब हो जाना, लोगों को इग्नोर करना या जानबूझकर अटेंशन रोकना नहीं है। इसका मतलब है जहां आपकी कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, वहां थोड़ा पीछे हटना। क्योंकि अगर आप हर प्रॉब्लम का आंसर खुद दे देंगे तो दूसरे लोग आंसर ढूंढना सीखेंगे ही नहीं।
अगर आप हर डिसीजन खुद ले लेंगे तो बाकी लोग डिसीजन मेकिंग की मसल डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक बार एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट में ऐसा ही हुआ। शुरुआत में एक लड़का हर मीटिंग में सबसे ज्यादा काम कर रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने कंट्रोल छोड़ा तो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। लेकिन डेडलाइन पास आते आते वह एग्जॉस्टेड हो गया। फिर उसने एक दिन अपनी टीम से कहा, आज से मैं हर चीज चेक नहीं करूंगा, तुम लोग अपने हिस्से के डिसीजंस खुद लो। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आए तब मेरे पास आना। उसे डर था कि अब मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स हुई भी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बदलाव आया। टीम के बाकी मेंबर्स पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। वे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे थे, वे खुद सॉल्यूशंस लेकर आने लगे थे। और उस लड़के को तब समझ आया कि लीडरशिप का मतलब हर काम खुद करना नहीं है। लीडरशिप का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां लोग आपके बिना भी बेहतर काम कर सकें। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, स्ट्रैटेजी विथड्रॉल को मैनिपुलेशन की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। किसी को इंटेंशनली इग्नोर करके उसे बेचैन करना, अटेंशन रोककर उसकी फीलिंग से खेलना, या देखता हूं मेरे बिना क्या करते हो वाला एटीट्यूड लीडरशिप नहीं है। हेल्थी विथड्रॉल का उद्देश्य कंट्रोल बढ़ाना नहीं, बल्कि कैपेबिलिटी बढ़ाना है। आप इसे अपनी एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड हर छोटी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है तो हर बार उसका सॉल्यूशन मत दीजिए। कभी पूछिए, तुम्हें क्या लगता है इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर कोई टीममेट बार बार पूछता है अब क्या करना है, तो तुरंत आंसर देने के बजाय कहिए, तुम्हारे हिसाब से अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आप उसे अकेला नहीं छोड़ रहे, आप उसे सोचने की जगह दे रहे हैं। और यही वह मोमेंट है जहां इन्फ्लुएंस क्वाइटली शिफ्ट होती है, क्योंकि पहले लोग आपको सॉल्यूशन के लिए देखते थे, अब वे आपको डायरेक्शन और पर्सपेक्टिव के लिए देखने लगते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक व्यक्ति जो हर चीज खुद करता है यूजफुल हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को कैपेबल बनाता है वह लीडर बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि अगर मैंने अभी इंटरफेयर नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, एक पल रुक कर सोचिए, क्या सच में आपकी जरूरत है, या आपका ईगो आपको यह महसूस करा रहा है कि आपकी जरूरत होनी ही चाहिए? क्योंकि कभी कभी एक कदम पीछे हटना हार नहीं होता, वह दूसरों को एक कदम आगे बढ़ने का मौका होता है। और जब लोग आपकी वजह से नहीं बल्कि आपके भरोसे की वजह से आगे बढ़ना सीखते हैं, तब आपकी लीडरशिप सिर्फ आपकी मौजूदगी तक सीमित नहीं रहती। याद रखिए, कमजोर लीडर के बिना सिस्टम रुक जाता है, लेकिन मजबूत लीडर के बिना भी सिस्टम चलना सीख जाता है। और शायद यही सबसे खूबसूरत लीडरशिप है। आप लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करते, आप उन्हें इतना सक्षम बना देते हैं कि वे खुद आगे चलना सीख जाएं। कभी आपने देखा है कि दो लोग बिल्कुल एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक की बात सुनकर लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और दूसरे की बात सुनकर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। शब्द वही होते हैं, फैक्ट्स लगभग वही होते हैं, लेकिन असर पूरी तरह अलग होता है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं कि कौन सही बोल रहा है। कई बार फर्क इस बात से पड़ता है कि सामने वाले के दिमाग में उस सिचुएशन की इमोशनल मीनिंग क्या बन रही है। और यहीं से आती है चौथी साइकोलॉजिकल ट्रिक, इमोशनल फ्रेमिंग लॉक। इसका मतलब किसी की इमोशन से खेलना नहीं, बल्कि यह समझना है कि लोग किसी सिचुएशन को किस इमोशनल फ्रेम से देख रहे हैं, और फिर कम्युनिकेशन को उस फ्रेम के साथ इंटेलिजेंटली कनेक्ट करना। मान लीजिए आपकी टीम का कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। एक इंसान तुरंत कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना समय बर्बाद हो गया, अब शायद हम यह कर ही नहीं पाएंगे। दूसरे इंसान के पास वही फैक्ट्स हैं, लेकिन वह कहता है, हाँ, इस बार रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया, लेकिन अब हमारे पास साफ इंफॉर्मेशन है कि क्या काम नहीं किया। अगली कोशिश में हम उसी मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, दूसरे व्यक्ति ने रियलिटी को शुगर कोट नहीं किया, उसने फेलियर को सक्सेस भी नहीं बताया, उसने बस उसी सिचुएशन का इमोशनल फ्रेम बदल दिया। पहले फ्रेम में फेलियर का मतलब था हम खत्म हो गए, दूसरे फ्रेम में फेलियर का मतलब था
हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है और इंसानी दिमाग मीनिंग पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, लोग सिर्फ यह नहीं पूछते कि क्या हुआ, वे अंदर ही अंदर यह भी पूछते हैं इसका मतलब क्या है। अगर उस मोमेंट में कोई व्यक्ति काम होकर एक कंस्ट्रक्टिव मीनिंग सामने रखता है तो वह पूरे ग्रुप की इमोशनल डायरेक्शन बदल सकता है। यही वजह है कि क्राइसिस के समय अच्छे लीडर्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, वे लोगों को यह समझने में मदद करते हैं कि उस क्राइसिस को देखना कैसे है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक स्कूल कंपटीशन से पहले पूरी टीम को पता चलता है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर बीमार है और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सबके चेहरे उतर जाते हैं। कोई कहता है अब तो हमारी जीत इम्पॉसिबल है। कमरे में निराशा फैल जाती है। तभी टीम का एक मेंबर कहता है हमारा प्लान जरूर बदलना पड़ेगा, लेकिन शायद यही मौका है कि हम अपनी दूसरी स्ट्रेंथ्स को यूज करें। अब देखते हैं कि हम बिना उस 1% के कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अचानक सिचुएशन नहीं बदली थी, कंपटीशन वही था, प्रॉब्लम वही थी, लेकिन लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम का मीनिंग बदल गया था। अब वे हेल्पलेस नहीं, चैलेंज्ड महसूस कर रहे थे। यही इमोशनल फ्रेमिंग की ताकत है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सीमा है। इसका इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। किसी की फियर को बढ़ाकर उसे कंट्रोल करना, गिल्ट पैदा करके उससे काम करवाना या उसकी इमोशंस को जानबूझकर एक्सप्लॉइट करना हेल्थी इन्फ्लुएंस नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर इमोशनल फ्रेमिंग का इस्तेमाल लोगों को रियलिटी से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि रियलिटी को ऐसी क्लैरिटी देने के लिए करता है जिससे लोग पैनिक के बजाय एक्शन ले सकें। आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी इसे देख सकते हैं। अगर आपका दोस्त किसी एग्जाम में कम मार्क्स आने के बाद कहता है मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ ये कहना कि अरे नहीं तू बहुत अच्छा है, शायद उसकी सोच नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप कहें एक रिजल्ट तुम्हारी पूरी एबिलिटी डिसाइड नहीं करता, अब हमारे पास ये देखने का मौका है कि कहाँ गैप था और अगली बार क्या इंप्रूव करना है, तो आप उसकी इमोशन को डिनाई नहीं कर रहे। आप उसे एक नया फ्रेम दे रहे हैं जहां डिसअपॉइंटमेंट मौजूद है, लेकिन उसके साथ पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। लीडरशिप में यही स्किल बहुत पावरफुल बन सकती है, क्योंकि लोग हमेशा परफेक्ट आंसर्स नहीं चाहते। कई बार उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो मुश्किल सिचुएशन में पैनिक को क्लैरिटी में बदल सके, जो कह सके हाँ प्रॉब्लम सीरियस है, लेकिन प्रॉब्लम का होना और सॉल्यूशन का इम्पॉसिबल होना तो अलग बातें हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि फ्रेमिंग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती। आप खुद अपने जीवन की कहानी को किस फ्रेम में देखते हैं, वह भी आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। एक रिजेक्शन आपके लिए मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं बन सकता है, या वही रिजेक्शन मुझे अभी और सीखना है बन सकता है। एक फेलियर मेरी कहानी खत्म बन सकता है, या मेरी स्ट्रैटेजी बदलने का सिग्नल बन सकता है। सिचुएशन हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उसका मीनिंग बनाने में आपका कुछ कंट्रोल जरूर होता है। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल मोमेंट आए, तुरंत खुद से मत पूछिए यह मेरे साथ क्यों हुआ। एक और सवाल पूछिए, मैं इस सिचुएशन को किस फ्रेम में देख रहा हूं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव सिचुएशन बदलने से नहीं आता, सिचुएशन को देखने का तरीका बदलने से आता है। और याद रखिए, एक लीडर वह नहीं जो हर मुश्किल को आसान बताता है। असली लीडर वह है जो मुश्किल को मुश्किल कहने की हिम्मत रखता है, लेकिन लोगों को यह महसूस भी कराता है कि मुश्किल का मतलब अंत नहीं होता। क्योंकि जब पूरी टीम डर में फ्यूचर देख रही हो और एक इंसान उसी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी देख पाए, तो लोग अक्सर उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं। और शायद लीडरशिप की असली शुरुआत वहीं होती है, जब आपकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि लोगों के देखने का नजरिया बदलने लगती है। कभी कभी किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बातों में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि लोग उसकी बात सुनने के बाद क्या करने लगते हैं। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा
जिनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होती, कोई बड़ा टाइटल नहीं होता। फिर भी जब कोई डिसीजन लेना होता है तो लोग अनजाने में उनकी तरफ देखने लगते हैं। वे आदेश नहीं देते, फिर भी उनकी राय मैटर करती है। वे खुद को लीडर घोषित नहीं करते, फिर भी धीरे धीरे ग्रुप की डायरेक्शन उनकी प्रेजेंस से बदलने लगती है। यही पांचवी साइकोलॉजिकल ट्रिक है, इन्फ्लुएंस शिफ्ट इफेक्ट। इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस को फोर्स करने के बजाय इस तरह बिल्ड करना कि लोगों का अटेंशन धीरे धीरे आपके बिहेवियर, जजमेंट और कंसिस्टेंसी की तरफ शिफ्ट होने लगे। एक क्लासरूम की कल्पना कीजिए। टीचर ने एक डिफिकल्ट ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। शुरुआत में हर कोई अपने अपने आइडियाज दे रहा है। एक स्टूडेंट बहुत लाउड है, हर बात पर बोल रहा है और बार बार कह रहा है, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। दूसरी तरफ एक शांत स्टूडेंट है जो पहले दूसरों की बातें सुनता है, फिर यूजफुल सवाल पूछता है, अपना काम समय पर पूरा करता है और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम करने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढता है। शुरुआत में शायद लाउड स्टूडेंट ज्यादा नोटिसेबल हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जब कोई कंफ्यूजन होता है, बाकी स्टूडेंट्स किसकी तरफ देखने लगते हैं? अक्सर उसी इंसान की तरफ जिसकी रिलायबिलिटी बार बार दिखाई दी है। यही इन्फ्लुएंस शिफ्ट है। शुरुआत में अटेंशन शायद आवाज की वजह से किसी और के पास था, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, कंपिटेंस और काम बिहेवियर उस अटेंशन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सोशल परसेप्शन का एक सामान्य पैटर्न है। लोग अक्सर उस व्यक्ति की राय को ज्यादा महत्व देने लगते हैं जिसकी जजमेंट उन्हें बार बार यूजफुल और रिलायबल लगती है। अब मान लीजिए किसी ग्रुप में एक प्रॉब्लम आती है, हर कोई बोल रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। तब एक व्यक्ति कहता है, ठीक है, पहले प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा हिस्सा अभी सॉल्व किया जा सकता है। वह किसी पर चिल्लाता नहीं, खुद को बॉस नहीं बताता, बस कंफ्यूजन को स्ट्रक्चर देता है। अगर वह लगातार ऐसा करता रहे तो धीरे धीरे लोगों के माइंड में उसकी एक आइडेंटिटी बन सकती है। जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हों, इससे पूछना यूजफुल होगा। यही असली इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, इन्फ्लुएंस का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है। जरूरी नहीं कि रूम का सबसे एंटरटेनिंग इंसान सबसे इन्फ्लुएंशियल भी हो। कोई व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो सकता है, लेकिन डिफिकल्ट डिसीजन के समय लोग किसी और की राय को ज्यादा सीरियस ले सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस अक्सर ट्रस्ट से जुड़ती है। अगर आपके वर्ड्स और एक्शंस बार बार एक दूसरे से मैच करते हैं, अगर आप प्रेशर में भी रीजनेबली काम रहते हैं, अगर आप क्रेडिट मिलने पर दूसरों को भी एक्नॉलेज करते हैं और गलती होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं, तो लोग आपकी बात को अलग वेट देना शुरू कर सकते हैं। और अब इस ट्रिक का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है। आपको इन्फ्लुएंस मांगनी नहीं पड़ती। आपको यह कहने की जरूरत नहीं कि मेरी बात सुनो, मैं लीडर हूं या मुझे फॉलो करो। जब आपकी बिहेवियर पैटर्न लगातार एक जैसा दिखाई देता है तो लोग खुद आपकी तरफ अटेंशन शिफ्ट कर सकते हैं। ये उस पेड़ की तरह है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है। पहले कुछ दिखाई नहीं देता, फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि उसकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। लेकिन इस इन्फ्लुएंस को हेल्दी रखने के लिए एक बाउंड्री जरूरी है। लोगों को मैनिपुलेट करके, उनकी वीकनेसेस का फायदा उठाकर या उन्हें साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बनाकर इन्फ्लुएंस हासिल करना लीडरशिप नहीं है। असली इन्फ्लुएंस वे है जिसमें सामने वाले की ऑटोनॉमी बनी रहती है। आप अपनी बात रखते हैं, रीजनिंग देते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को खुद डिसीजन लेने की जगह भी देते हैं। क्योंकि अगर आपकी इन्फ्लुएंस खत्म होते ही दूसरे की स्वतंत्र सोच भी खत्म हो जाए तो आपने लीडर नहीं बनाया, आपने डिपेंडेंसी बनाई है। इसे अपनी जिंदगी में बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सीरियसली लें तो सबसे पहले अपनी रिलायबिलिटी बढ़ाइए। जो काम कहें उसे पूरा करने की कोशिश करें। किसी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ अपनी बात रखने के बजाय अच्छे सवाल पूछें। किसी की प्रॉब्लम सुनते समय तुरंत जजमेंट देने के बजाय समझने की कोशिश करें। जब गलती हो, एक्सक्यूज बनाने के बजाय उसे एक्सेप्ट करें। और सबसे जरूरी,
अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि एक पावरफुल स्पीच लोगों को कुछ मिनटों के लिए इंप्रेस कर सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट बिहेवियर महीनों तक ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। सोचिए, अगर आप किसी ग्रुप में हर बार सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी लोग किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले आपकी राय पूछने लगे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और लोग कहें पहले इससे बात कर लेते हैं। अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में आपकी कामनेस दूसरों को भी काम कर दे, तो शायद आपने बिना अनाउंसमेंट किए इन्फ्लुएंस बिल्ड कर ली है। और यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख है। लीडरशिप कोई कॉस्ट्यूम नहीं है जिसे पहनकर आप लीडर दिखने लगे। ये छोटे छोटे बिहेवियर से बनती है। कभी चुप रहकर सुनना, कभी इमोशन के बीच न्यूट्रल रहना, कभी कंट्रोल छोड़कर दूसरों को ग्रो करने देना, कभी मुश्किल सिचुएशन को कंस्ट्रक्टिव फ्रेम देना, और फिर लगातार अपने एक्शन से ट्रस्ट अर्न करना। क्योंकि अंत में लोग उस इंसान को फॉलो नहीं करते जो हर वक्त कहता है मुझे फॉलो करो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और ऐसी ही पावरफुल साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ वाली वीडियोस के लिए बुक मंजिल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, दूसरों को लीड करने से पहले खुद को लीड करना सीखिए।